डियर टैक्स पेयर, अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो दैट इज जीएसटीआर 3B, तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि आईएमएस दैट इज इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम मैंडेटरी कर दिया गया है इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड। तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो। एक्चुअली इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि इनवॉइस का वेरिफिकेशन करना, सो दैट आप करेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सको। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैनुअली आप पहले समझो कि एक्चुअली इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम काम कैसे करता है। टूल के जरिए, शॉर्टकट के जरिए आप बिल्कुल उसको परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन बेसिकली ये काम कैसे करता है और इसका टेक्निक क्या है, पूरा वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, आप जब इसको ऑफलाइन मैनुअल वे से करोगे तो ही आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि इनपुट मैनेजमेंट सिस्टम, सॉरी माफ कीजिएगा, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड। ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे होता है, इंक्लूडिंग दो पार्ट है, इनवर्ट सप्लाईज एंड आउटवर्ड सप्लाईज। आउटवर्ड सप्लाई यानी कि आपने जो सेल्स इनवॉइस अपलोड किया था, सामने वाले पार्टी ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, आप उसे देख सकते हो। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए इनवर्ट सप्लाईज के रिलेटेड, यानी कि ये आपका परचेस है, परचेस ऑफ गुड्स या परचेस ऑफ सर्विसेज। यहाँ पर आपको टूल के जरिए आप उसको अपडेट कर सकते हो। टूल यानी कि जेसॉन फाइल हो गया। लेकिन अगर आप मैनुअली अपडेट करना चाहो तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है, जैसे कि मैं ऑनलाइन में जाता हूँ। ऑनलाइन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सेपरेट टेबल मिलते हैं, जैसे कि बी टू बी इनवॉइसेस, अमेंडमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड सो ऑन। खास करके बी टू बी इनवॉइसेस, अब यहाँ पे देखो, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड अवेलेबल इंक्लूडिंग नो एक्शन, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड एंड पेंडिंग। यानी कि टोटल यहाँ पे 20 प्लस 1 21 प्लस 4 25 इनवॉइसेस है। और हर एक इनवॉइस को आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अब देखो, ये जो नो एक्शन टेकन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको इसको स्टेटस अपडेट करना है कि जो नो एक्शन के इनवॉइसेस है, आइदर इसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या पेंडिंग में मार्क करना है। अब इसको एक्सेप्ट कैसे करोगे, क्यों करोगे, रिजेक्ट करोगे, क्यों करोगे, पेंडिंग मार्क करोगे, क्यों करोगे। देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ बी टू बी इनवॉइसेस में। अब ये पहला इनवॉइस है, पार्टी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, सप्लायर का इनवॉइस डेट है। अब अगर ये इनवॉइस आपके बुक में रिकॉर्डेड है और ये एक्चुअली आपका इनवॉइस है, तो आपको इसे एक्सेप्ट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये तो मेरा इनवॉइस है ही नहीं, मैं इस पार्टी को जानता ही नहीं हूँ, कौन है ये पार्टी, मुझे आइडिया नहीं है, तो ऐसे केस में उसको रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट सोच समझ के करना। रिजेक्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सोच समझ के करना। आपको मेक श्योर होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा इनवॉइस नहीं है, क्योंकि एक बार आपने रिजेक्ट कर दिया तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट 3B में क्लेम नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो कि ये मेरा इनवॉइस है या नहीं है, या हो सकता है आने वाले मंथ में ये शायद मेरा इनवॉइस होगा, पार्टी शायद इनवॉइस देना भूल गया है, तो ऐसे केस में आप उसको पेंडिंग मार्क करना। यानी कि जहां पर आप श्योर हो कि ये मेरा इनवॉइस नहीं है, वहां पे रिजेक्ट करो। लेकिन जहां पर आपको लगता है कि नहीं, डाउट है, हो सकता है पार्टी इन्हें इनवॉइस टाइम पे नहीं दिया, तो ऐसे केस में उसका स्टेटस आपको पेंडिंग मार्क करना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है कि आपने जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है, जो भी परचेसेस, आप उसको रिकंसाइल करो। बेस्ड ऑन दैट रिकंसिलेशन, आइदर आप उसको एक्सेप्ट मार्क करो या रिजेक्ट मार्क करो या पेंडिंग मार्क करो। अब एग्जांपल मैं आपको एक इनवॉइस दिखाता हूं। मैं जीएसटीआर 3B लाइव फाइल कर रहा था फॉर द मंथ ऑफ जून 2026। अब उस इनवॉइस को मैं यहाँ पे रिकंसाइल करके दिखाता हूँ मैनुअली। मैं यहाँ पे मैनुअली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये छोटा डेटा है, बट इन केस ऑफ अगर कोई डेटा जहां पे ज्यादा है तो हम वहां पे जेसॉन फाइल भी यूज करेंगे। बट एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे मैनुअल वे से करके दिखाने वाला हूँ कि आईएमएस कैसे काम कर रहा है। ये कुछ परचेस की एंट्री है, मैंने दो एंट्री ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर सिलेक्ट किया पार्टी का, और यहाँ पे मैंने जीएसटी नंबर सर्च कर दिया। तो देखो, मैंने उस इनवॉइस को यहाँ पे एक बार एक्सेप्ट मार्क कर चुका हूं, तो यहाँ पे स्टेटस आपको दिख रहा होगा कि ये इनवॉइस मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये मेरा इनवॉइस था। जहाँ पे इनवॉइस नंबर है 1162 और अमाउंट ऑफ टोटल इनवॉइस 153,400, टैक्सेबल अमाउंट 1,30,000, आईजीएसटी अमाउंट 23,400। अब ये सारा का सारा डिटेल अब वो देखोगे तो यहाँ पे ये मैच कर रहा है। अब ये मैच करने की वजह से मैंने इसको आईएमएस पोर्टल पे क्या किया, एक्सेप्ट मार्क कर दिया कि हाँ, ये
अपना ही इनवॉइस है और इसको हमें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया, यहाँ पे आपने कोई भी एक्शन मार्किंग नहीं की, यानी मान लो एग्जांपल, आपने इसको ना ही एक्सेप्ट परफॉर्म किया, ना ही रिजेक्ट किया, ना ही पेंडिंग किया, तो ऐसे केस में क्या होगा, आफ्टर कट ऑफ डेट यानी कि जीएसटी 3B रिटर्न पीरियड का जब डेट चला जाएगा, आप 3B जब फाइल कर दोगे विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्शन, तो सारे के सारे इनवॉइसेस बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेड हो जाते हैं। यानी उसको डीम्ड एक्सेप्टेड कहते हैं। डीम्ड एक्सेप्टेड यानी कि ऑटो एक्सेप्टेड। लेकिन आपको ऑटो एक्सेप्टेड नहीं करना है। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटीआर 3B आपको डेफिनेटली आइदर एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग मार्क करना चाहिए। आप जितने भी पेंडिंग मार्क करोगे वो क्यूमुलेटिव के होके वापस नेक्स्ट मंथ में दिखाई देगा। आप वहां पे वापस उसको आइदर एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग कर सकते हो। यानी कि अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो इनवॉइस करंट मंथ के जीएसटीआर 2B में चला जाएगा। जैसे ही मैंने उसको एक्सेप्ट किया, करंट मंथ के जीएसटीआर 2B में जाएगा। जैसे मैं उसको अगला स्टेप क्लिक करूंगा, रिजेक्ट कर दिया तो वो मेरे 2B में भी नहीं आएगा और ना ही अगले महीने के आईएमएस रिपोर्ट में आएगा। अगर पेंडिंग मार्क किया तो ऑटोमेटिकली वो 2B में नहीं आएगा, बट वो अगले महीने के आईएमएस रिपोर्ट में दिख जाएगा। अब देखो, मैंने दो इनवॉइसेस तो कर रखे हैं। अब यहाँ पे तीसरा इनवॉइस, मान लो एग्जांपल ये पार्टी का है। अब इस पार्टी का मैं सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो पार्टी का इनवॉइस मैंने देखा, यहाँ पे आईएमएस में नहीं दिख रहा है। अब ये आईएमएस में नहीं दिख रहा है। अब ऐसे केस में हो क्या सकता है, मान लो अब ये देखो इनवॉइस कब का है, 3 मई का है। 3 मई का है। हमने इसी महीने से इस पार्टी का, इस क्लाइंट का आईएमएस रिकंसिलिएशन परफॉर्म करना स्टार्ट किया है। तो अब ये मई में क्या हुआ रहेगा, मई में तो मैंने आईएमएस रिकंसिलिएशन इसका किया नहीं रहेगा। तो मई के केस में जब मैंने आईएस ना एक्सेप्ट मार्क किया, ना ही रिजेक्ट मार्क किया, ना ही मैंने उसको पेंडिंग मार्क किया, तो वहां पे क्या हुआ रहेगा, पिछले महीने वो ऑटो एक्सेप्ट हो चुका रहेगा। अब वो ऑटो एक्सेप्ट हो चुका रहेगा तो यानी कि इस महीने के आईएमएस में वो तो आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे कौन सा दिखाई देगा, जो मैंने पिछले महीने पेंडिंग मार्क किया रहेगा। अब ऐसे केस में अब देखो क्या होगा, अगर मैं रिटर्न में जाता हूं, मैं मई मंथ के रिटर्न में जाता हूं, मई मंथ के रिटर्न में गया और यहाँ पे जीएसटीआर 2 जाता हूं, तो मुझे चेक करना है मैन्युअली क्या पिछले महीने में वो ऑटो एक्सेप्ट हुआ था क्या। B2B में गया और यहाँ पे इनवॉइस, यानी पिछले महीने में भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब ये है कि सप्लायर ने इनवॉइस अभी तक कहीं पे अपलोड ही नहीं किया। ये मैंने इसलिए पिछले महीने का चेक किया क्योंकि पिछले महीने हम लोगों ने आईएमएस परफॉर्म नहीं किया है, आईएमएस रिको परफॉर्म नहीं किया है। तो परफॉर्म नहीं किया पिछले महीने, तो जितने भी दिख रहे होंगे सारे के सारे ऑटो एक्सेप्टेड हो गए रहेंगे। तो इसलिए मुझे मैन्युअली पिछले महीने जाके वेरीफाई करना पड़ गया। अब लेकिन पता ये चला कि इस पार्टी ने तो फाइल ही नहीं किया है, तो यानी इसको मैं मार्क करूंगा नॉट अवेलेबल इन आईएमएस। अब ये जब आईएमएस में ही नहीं है तो नॉट इन 2B, यानी कि जीएसटीआर 2B में भी नहीं होगा और इसको मैं क्लेम नहीं कर सकता। इसको जीएसटीआर 3B में मैं क्लेम नहीं करूंगा, यानी कि जीएसटीआर 3B का जो मैं रिटर्न समरी बनाऊंगा वहां पे इसको क्लेम नहीं करने वाला हूं। अब देखो ये एक्सेप्टेड है, ऑब्वियस बात है, तो ये क्या होगा, अवेलेबल इन जीएसटीआर 2B। ये 2B में मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा जिसको मैंने एक्सेप्ट किया है, और इसको मैं क्या करूंगा कि मैं जीएसटीआर 3B में क्लेम करने वाला हूं। यानी कि हर एक आईएमएस रिकंसिलिएशन के बेसिस पे मेरा इनवॉइस कौन सा आईटीसी मुझे क्लेम करना है 3B में, यहां पर अपडेट करना पड़ता है। अब उसी तरह से मान लो एग्जांपल, मैं ये इनवॉइस जाता हूं, नेक्स्ट इनवॉइस। अब यहाँ पे आईएमएस में जाता हूं, सर्विसेज, रिटर्न, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, इनवर्ट सप्लाईज ऑनलाइन। यहां से गया मैं B2B इनवॉइसेस में, B2B में गया और मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। सर्च कर दिया तो देखो यहाँ पे मुझे दो इनवॉइसेस दिख रहे हैं इस पार्टी के। एक इनवॉइस नंबर है 1499, एक है 2308। अब मुझे वेरीफाई करना कि ये कौन सा है, ये 1499। अब देखो यहाँ पे 1499 है, अमाउंट ऑफ टैक्स 1836, यानी कि ये इनवॉइस है। अब देखो यहाँ पे अमाउंट देखूं मैं, अमाउंट 1836 मैच हो गया। अब ये मुझे क्या करना है, इसको मैच होगा तो मुझे इसको एक्सेप्ट करना है। अब मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्लिक करूंगा सेव पे, प्रोसीड करूंगा, एक्सेप्टेड, डन। वो इनवॉइस एक्सेप्ट हो चुका है, सक्सेस। ठीक उसी तरह से जितने भी मैच होते जाएंगे सबको मुझे सक्सेस करना है, एक्सेप्ट करना है, और जो बाकी बच जाएंगे उसको मुझे अपडेट करना है पेंडिंग। चलो वो भी करके देखते हैं। तो इस तरह से मुझे सारे के सारे इनवॉइस पहले मुझे एक्सेप्ट करने होंगे, वेरीफाई करने होंगे। वेरीफाई एक्सेप्ट करने के बाद बाकी जो इनवॉइस बच जाएंगे वो उसको मैं क्या करूंगा, वहां पे मैं मार्क करूंगा एज पेंडिंग।
तो चलिए फटाफट पहले मैं इसको एज अ एक्सेप्टेड मार्क कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ, बाद में पेंडिंग मार्क करूंगा मैं। तो मैंने सारे के सारे इनवॉइसेस जो मेरे आईटीसी रजिस्टर में दिख रहे थे, मैंने अपडेट कर दिया है। सिर्फ 2 इनवॉइसेस है जो मुझे आईएमएस रिकॉर्ड में नहीं मिले। ठीक है, अगर नहीं मिले तो ऑब्वियस बात मैं उसको क्लेम नहीं कर सकता हूँ बिकॉज़ वो टू बी में नहीं आएगा। अब ऐसे केस में जब मैंने सारा का सारा यहाँ पे स्टेटस अपडेट कर दिया है, अब देखो यहाँ पे एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड ये पेंडिंग मार्क है, बट ये नो एक्शन यानी कि जो नो एक्शन है इसको मुझे अपडेट करना है। अब क्योंकि ये इनवॉइसेस मेरे बुक्स में कहीं पे दिख नहीं रहे हैं, मतलब बुक्स में एंट्री है नहीं उसकी, तो मुझे नहीं मालूम कि ये इनवॉइस सच में मेरा है या नहीं। तो इसको केस में मैं रिजेक्ट तो मार्क कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि ये रिजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सारे के सारे इनवॉइसेस जो नो एक्शन वाले हैं उसको मैं पेंडिंग मार्क कर दूंगा। और पेंडिंग मार्क करने से होगा क्या कि अगर मैंने इस महीने पार्टी ने अगर मुझे इनवॉइस नहीं दिया, हो सकता है वो नेक्स्ट मंथ में देगी, यानी कि जुलाई के रिटर्न में देगी। तो ऐसे केस में अगर मैं उसको मार्किंग करूंगा एज अ पेंडिंग, तो अगले महीने के आईएमएस डैशबोर्ड में मुझे दिखाई देगा, जहां पे मैं तब जाके उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो अब क्या करना है, मुझे सारे के सारे जो पेंडिंग है उसको मुझे मार्क करना है एज अ पेंडिंग, जो नो एक्शन वाले हैं पेंडिंग मार्क करूंगा। कैसे, यहाँ पे फिल्टर में जाऊंगा और यहाँ पे स्टेटस वाला सिलेक्ट करूंगा एज अ नो एक्शन। नो एक्शन सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, तो ये सारे के सारे जो कोई इनवॉइस मुझे दिखाई दे रहे हैं, टोटल 9 इनवॉइसेस है जिसका कोई स्टेटस अपडेटेड नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, सारे के सारे स्टेटस में अपडेट करूंगा एज अ पेंडिंग। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे टिक कर लिए, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड, प्रोसीड। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको पेंडिंग मार्क करना, तो मैं क्लिक करूंगा पेंडिंग 9 रिकॉर्ड्स और प्रोसीड। अगर रिमार्क देना है तो रिमार्क दे दो, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है, प्रोसीड। और ये हो गया स्टेटस अपडेट और इसको मुझे करना है यहाँ पे सेव। सेव कर दिया। अब ये अपडेट हो जाएगा एज अ स्टेटस। देखो यहाँ पे सबका पेंडिंग अपडेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे समरी बाहर आता हूँ, बैक टू समरी पे। तो अब देखो यहाँ पे नो एक्शन जीरो, यहाँ पे आपका ये नो एक्शन जीरो होना चाहिए। मैंने 13 इनवॉइसेस एक्सेप्ट किए हैं, टोटल 12 इनवॉइसेस तो मैंने पेंडिंग मार्क किया है, रिजेक्टेड एक भी नहीं है। ऑब्वियस बात है, मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज मुझे नहीं पता कि वो मेरा इनवॉइस है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं उसको कंटिन्यू करूँ कैरी फॉरवर्ड, लेकिन आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो कोई पेनल्टी ऐसा मेरे पे नहीं आने वाली है। बट अगर मैंने एक बार रिजेक्ट कर दिया तो मेरा आईटीसी लैप्स हो जाएगा। तो इसी तरह से जितने भी टेबल है सबको अपडेट करना है। एक बार अपडेट हो गया तो आपको करना क्या है, कंप्यूट जीएसटीआर टू बी फॉर जून 2026। कंप्यूट क्लिक किया, एग्री एंड कंटिन्यू। अब आपका जीएसटीआर टू बी जो है वो एज पर आईएमएस रिकंसिलिएशन जनरेट हो गया। अब जीएसटीआर टू बी तो जनरेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आईएमएस रिकंसिलिएशन परफॉर्म कर दिया आपने ऑलरेडी, तो आईएमएस के बेस पे जीएसटीआर टू बी जनरेट हुआ है, जिससे आप जीएसटीआर थ्री बी में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने वाले हो। तो ये इस तरह से इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आईएमएस रिकंसिलिएशन आपको करना मैंडेटरी है ऑनवर्ड जुलाई। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं कुछ बिजनेसेस को, लेकिन मैं एज अ प्रैक्टिकल टैक्स कंसल्टेंट बोलूं तो आपको ये करना चाहिए, सो दैट आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि मेरे कितने पार्टी हैं जिन्होंने अपना इनवॉइस मुझे या तो शेयर नहीं किया है या तो उन्होंने जीएसटी पोर्टल पे फाइल नहीं किया है। अब ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, एज अ टैक्स कंसल्टेंट जीएसटीआर टू भी तो जनरेट कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पे एक आईएमएस डिटेल जनरेट करूंगा। आईएमएस डिटेल जनरेट करने के लिए मुझे वेट करना होगा 20 मिनट के लिए, लेकिन मैं ये अब जनरेट करूंगा। अब जनरेट करने के बाद बेसिकली क्या होगा, ये आईएमएस डिटेल में दूंगा जिसमें सारे के सारे ये इनवॉइसेस 13 प्लस 12 25 इनवॉइसेस आ जाएंगे, जिसमें 13 पे लिखा रहेगा एक्सेप्टेड, 12 पे लिखा रहेगा पेंडिंग। अब ये एक्सेल फाइल में अकाउंट स्ट्रीम को ट्रांसफर करूंगा। अकाउंट स्ट्रीम को बताऊंगा कि ये 12 इनवॉइसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग दिख रहे हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड, आपको पता लगाओ कि क्या ऐसे कोई इनवॉइसेस है जो आपने बुक नहीं किए, मिस कर दिए। तो अकाउंटेंट चेक करेगा, अगर उसने कोई इनवॉइस मिस कर दिया रहेगा तो एंट्री रिकॉर्ड करेगा, सो दैट टाइमली उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम कर सके। कितना इंपॉर्टेंट है इनवॉइस मैनेजमेंट को रिकंसाइल करना, आईएमएस को रिकंसाइल करना, ये तभी पता चलेगा जब आप इसको मैनुअली करके देखोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंजिंग है, बट प्रैक्टिकली ये सच में इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द जीएसटी कंप्लायंस पर्सपेक्टिव। कल को ये थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होगा, तो जहां पे अगर आपने फॉलो अप नहीं किया तो पेनल्टी भी आएगी।
तो इस तरह से आप मैन्युअली इनवॉइस मैनेजमेंट रिकंसिलिएशन परफॉर्म कर सकते हो, आईएमएस रिकंसिलिएशन परफॉर्म कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो प्लीज कमेंट में अपडेट जरूर करना। मैं हर एक कमेंट का जवाब वहां पे पक्का दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।